डी की रावत यूट्यूब चैनल पर। देखो, राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा एक मासिक पत्रिका निकाली जाती है राजस्थान सूजस के नाम से। तैयारी करने वालों के लिए ये रामबाण तो है ही, साथ में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जो कि आपके लिए रामबाण साबित होगा। जुलाई 2025 में सूजस प्रश्नोत्तरी को भी ऐड किया गया है। प्रत्येक माह जो है ये सूजस प्रश्नोत्तरी आपको मिलती है। इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नोत्तरी नंबर 1 करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न लेते हैं, राजस्थान में गिव अप अभियान कब शुरू किया गया? आपके ऑप्शन है 1 नवंबर 2024, बी ऑप्शन है 1 अक्टूबर 2024, सी ऑप्शन है 15 नवंबर 2024, डी ऑप्शन है 1 जुलाई 2024। नीचे प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर जरूर देना है। गिव अप अभियान की बात करें तो यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित है और राजस्थान सरकार द्वारा अपात्र लोगों को स्वेच्छा से लाभ छोड़ने हेतु गिव अप अभियान शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत की हम बात करें तो 1 नवंबर 2024 को प्रारंभ किया गया था। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बाकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से यदि प्रश्न बनता है तो 2 अक्टूबर 2013 को राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पेश किया गया था, ये याद रखना। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से किस जिले में बीहड़ क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन है कोटा, बी है भरतपुर, सी है बूंदी और डी ऑप्शन है जयपुर। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। बीहड़ क्षेत्र की बात करें हम तो यह चंबल नदी घाटी पर है और चंबल नदी राजस्थान में कोटा, बूंदी, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में है। सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र धौलपुर जिले में है, उसके बाद में कोटा जिले में बीहड़ क्षेत्र सर्वाधिक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कैंपा योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है वनीकरण, ऑप्शन बी है बाल पोषण, ऑप्शन सी है शहरी विकास, ऑप्शन डी है क्षय निवारण। कैंपा योजना की हम बात करें तो सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए जो कि आगामी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसकी फुल फॉर्म की हम बात करें तो कंपेंसेटरी ऑपरेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म होती है और इसको पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा योजना को प्रारंभ किया गया था। इसका मेन उद्देश्य की हम बात करें तो गैर वन भूमि पर वनीकरण और वृक्षारोपण के लिए धन एकत्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यह वनीकरण व वृक्षारोपण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में मंदिर मंडल अधिनियम के तहत पंजीकृत मंदिरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 1। मंदिर मंडल अधिनियम की हम बात करें तो यह राजस्थान के देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है और वर्तमान में पंजीकृत मंदिरों की संख्या की हम बात करें तो वर्तमान में 2 है। इसमें पहला है श्रीनाथ मंदिर जो कि नाथद्वारा में स्थित है, दूसरा है सांवलिया जी का मंदिर जो मंडपिया चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अब देवस्थान विभाग की हम बात करें तो उसके वर्तमान में मंत्री हैं जोराराम कुमावत और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 मंदिर पंजीकृत है। बाकी देवस्थान विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना जो कि आगामी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो इसका प्रारंभ किया गया था 2013 में रेल मार्ग द्वारा। वर्ष 2016 में इसमें हवाई यात्रा को भी शामिल किया गया। इसका उद्देश्य यदि एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान के मूल निवासी जो कि वरिष्ठ नागरिक हो उनको उनके जीवन काल में एक बार देश व देश के बाहर स्थित विभिन्न निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों पर किसी एक स्थान की यात्रा का सुलभ कराने हेतु सहायता व सुविधा प्रदान करना इसका मूल उद्देश्य है। बाकी योजना के लाभार्थियों की संख्या की हम बात करें तो 50,000 रेल मार्ग द्वारा, 6,000 वायुयान द्वारा यात्रा करवाई जाती है। तीर्थ स्थानों की हम बात करें तो रेल द्वारा इन 15 जगहों में से किसी एक जगह पर यात्रा करवाई जाती है। तो पहला है हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी और सारनाथ। दूसरा है सम्मेद शिखर, पावापुरी, वाराणसी, सारनाथ। तीसरा है मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आगरा और अयोध्या। चौथा है द्वारकापुरी, नागेश्वर, सोमनाथ। पांचवा है तिरुपति, पद्मावती। छठा है कामाख्या, गुवाहाटी। सातवा है गंगासागर, कोलकाता। आठवां है जगन्नाथपुरी, कोणार्क। नौवां है रामेश्वर, मदुरई। 10वां है वैष्णो देवी, अमृतसर, बाघा बॉर्डर। और 11वां है गोवा के मंदिर व अन्य स्थल, चर्च आदि। 12वां है महाकालेश्वर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, गणेश्वर, एलोरा। अब नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग किस जिले में स्थित है। 13वां है बिहार शरीफ। 14वां है पटना साहिब, पटना बिहार। और 15वां है श्री हजूर साहिब, नांदेड़, महाराष्ट्र। तो इनमें से किसी एक स्थान पर आपको यात्रा करवाई जा सकती है या फिर हवाई जहाज द्वारा यात्रा करवाई जाती है। उसमें पशुपतिनाथ जो कि काठमांडू, नेपाल में स्थित है, यहाँ पर हवाई जहाज द्वारा यात्रा करवाई जाती है। तो आपको ये याद रखना है। बाकी इससे संबंधित यदि पात्रता
एग्जाम में पूछा जाए तो कुल महत्वपूर्ण 11 बिंदु है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण आप याद रख लेना, जैसे आय करदाता न हो और आयु की गणना 1 अप्रैल 2025 से की जाती है और इससे पूर्व जो है यात्रा का लाभ न उठाया हो। तो इस प्रकार कुल 11 बिंदु हैं, इनको आप एक बार थोड़ा डिटेल से देख लेना। बाकी इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर पोटास खनिज के भंडार नहीं है? ऑप्शन ए है सतीपुरा, बी है लाकासर, सी है भरूसरी और डी है रोहिल। तो पोटास खनिज की हम बात करें तो ये राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें नागौर बेसिन की में सर्वाधिक पाए जाते हैं, जिसमें सतीपुरा, लाकासर और भरूसरी क्षेत्र आते हैं। बाकी रोहिल क्षेत्र की हम बात करें तो यह सीकर जिले में है और कैल्साइट के सर्वाधिक भंडार यहाँ पर स्थित है। पोटास के भंडार की अभी हाल ही में राजस्थान पत्रिका में खबर छपी थी, बीकानेर व हनुमानगढ़ जिले में पोटास के भंडार। तो इसको भी आप थोड़ा डिटेल से देख लेना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला हार्ड रॉक दुर्लभ मृदा खनिज भंडार मिला है? ऑप्शन है जावर माइंस, ऑप्शन बी है आनंदपुर भूकिया, ऑप्शन सी है भाटीखेड़ा, ऑप्शन डी है सतीपुरा। अभी हाल ही में राजस्थान में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई ने और परमाणु खनिज निदेशालय यानी कि एएमडी ने राजस्थान में सर्वेक्षण किया, जिसमें बालोतरा जिले के सिवाना तहसील की भाटीखेड़ा में भारत का पहला हार्ड रॉक दुर्लभ मृदा खनिज के भंडार मिले हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इस वर्ष संभाग स्तरीय राजकीय आवासीय वेद विद्यालय खोला गया है? ऑप्शन है हाथोज, बी है नाथद्वारा, सी है फलोदी, डी है सालासर। तो अभी हाल ही में राजस्थान में 4 संभाग स्तरों पर राजकीय आवासीय वेद विद्यालय खोला गया है, जिसमें जयपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग स्थित हैं। जिसमें जयपुर संभाग में हाथोज में यह वेद विद्यालय खोला गया है, इसके बाद में पुष्कर में और देवली कला चेचट कोटा में खोला गया है और तारातारा मठ बाड़मेर में खोला गया है। तो 4 स्थानों पर वेद विद्यालय खोले गए, जिसमें कक्षा 6 से प्रवेश प्रारंभ किए गए थे और प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और इससे संबंधित 2025-26 के बजट में 3 संभागों जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना की भी घोषणा की गई थी, तो वो भी आप याद रखना। बाकी संभागीय स्तर पर 4 विद्यालय अभी खोले गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के पहले स्वदेशी प्रक्षेपण यान एसएलवी थ्योरी द्वारा कौन से उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया था? ऑप्शन है भास्कर, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है रोहिणी, ऑप्शन डी है चंद्रयान। तो भारत के पहले प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा रोहिणी सीरीज भेजी गई थी, तो रोहिणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। RS-1 छोड़ा गया था, यह 1980 में प्रक्षेपित किया गया था। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पुस्तक द टू प्लांट्स प्रोमिसेस परफॉर्मेंस प्रोस्पेक्ट्स के लेखक कौन है? ऑप्शन है शशि थरूर, ऑप्शन बी है जनरल AS वैद, ऑप्शन सी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन डी है नानाजी देशमुख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा निम्न में से किस अवधि में चलाया गया है? ऑप्शन है 5 जून से 20 जून 2025, 24 जून से 9 जुलाई 2025, 5 अप्रैल से 20 अप्रैल 2025, ऑप्शन डी है 24 मई से 9 जून 2025। यदि आपने राजस्थान सुजस की जुलाई माह की मासिक पत्रिका पढ़ी है तो इसके फर्स्ट पृष्ठ में जो है इसका आंसर